जी भाई, कैफ 5 लेक्चर 21 आ जाइए। 21 भी चलेगा और IFRS 16 भी चलेगा। IFRS 16 भी ख़त्म नहीं हुआ, IFRS 16 फिर रिज्यूम करेंगे हम कुछ दिनों बाद। अच्छा जी, IDC की लेसी, IDC क्या होती है आज ज़रा ये देख लेते हैं और उसके बाद अगली बात करते हैं। ये बुक पे आपका पेज नंबर है पेज 38। पेज 38 के एंड पे आ जाएं, नोट्स कॉपी होके आ रहे हैं अभी। पेज 38 के एंड पे आ जाएं। पेज 38 के एंड पे ये डब्बा बना हुआ है बुक में और नोट्स आज के कॉपी होके आ रहे हैं, इसलिए वेट करें। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, व्हाइट बोर्ड पे देखें, कोई मसला नहीं। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन भी आज पढ़ेंगे एंड इट्स ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ लेसी। हालांकि कल हम पास पेपर के क्वेश्चन 14 में ट्रीटमेंट कर चुके हैं, कल पास पेपर के क्वेश्चन 14 में IDC की ट्रीटमेंट कर चुके हैं, लेकिन इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? लीज को जब आप अरेंज कर रहे हो तो ऊपर के खर्चे। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि IDC में क्या चीजें डालनी है, क्या नहीं डालनी, यानी किसको आपने डायरेक्ट कॉस्ट कहना है और किसको आपने लीज की डायरेक्ट कॉस्ट नहीं कहना। तो एक्स्ट्रा कॉस्ट यानी इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ लीज जो ना होती अगर 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 लीज ना होती, तो IDC की डेफिनेशन सादा सी बताएं। वो कॉस्ट जो ना होती अगर लीज, अब कौन सी कॉस्ट है लीज को अरेंज करने के लिए? टिपिकल इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ अ लेसी इंक्लूड कमीशंस। आप अपने ब्रोकर को कमीशन दे सकते हैं कि मुझे कोई लीज अरेंज करके दे दो। याद रखिएगा लेसी की बातें हो रही हैं, लेकिन डेफिनेशन दोनों के लिए लगेगी, लेसी के लिए भी लेसर के लिए भी। अच्छा जी, क्या क्या IDC में आता है? कमीशन, लीगल फीस, हुकूमत ने कोई पैसे वगैरह मांगे हैं या और कुछ, कॉस्ट ऑफ नेगोशिएटिंग लीज टर्म्स, लीज टर्म नेगोशिएट करते हुए कोई भी आपका खर्चा आया, मिसाल के तौर पे कोई मीटिंग अरेंज हुई, उसमें खाना वाला खिलाया इन कंडीशंस। कॉस्ट ऑफ अरेंजिंग कोलेटरल, सिक्योरिटी अरेंज करने के लिए कोई खर्चा आया, मिसाल के तौर पे लेसी ने कहा कि यार मेरी फलां जमीन है, वो मैं गिरवी रखवा के ये मशीन लीज पे लेना चाहता हूं, तो आपने कहा चलो यार मशीन का विजिट करवा दो, तो 10,000 रुपये आने जाने का पेट्रोल ही लग गया मशीन का विजिट, वो जो लैंड का विजिट करने के लिए। कॉस्ट ऑफ अरेंजिंग सिक्योरिटी। पेमेंट मेड टू एग्जिस्टिंग टेनेंट टू ऑब्टेन लीज का मतलब बताएं। लेसी ने बैंक से कहा मुझे फलां जगह लीज पे दे दो, बैंक ने कहा यार फलां जगह तो लीज पे नहीं मिल सकती क्योंकि पहले से एक लेसी वहां है और वो जान ही नहीं छोड़ा मेरी। तो ये जो नया लेसी था इसने कहा तू छड़। नया लेसी बंदे लेके गया, उसके पास पहले ही बंदे थे, तो नए लेसी ने कहा यार पैसे ले ले। उसने कहा हाँ ये बात समझ आ रही है। तो पेमेंट मेड टू पुराना लेसी, एग्जिस्टिंग टेनेंट क्या? पुराना लेसी, टू ऑब्टेन द लीज। कितना मजा आ रहा है, बुक नहीं है लिख नहीं पा रहे। अच्छा जी भाई ले लें, आपका फायदा ना, मुझे तो कोई फायदा नहीं। एनी इनिशियल डायरेक्ट, अच्छा आप ट्रीटमेंट पढ़ें, ट्रीटमेंट इन बुक्स ऑफ लेसी। IDC आर एडेड टू द अमाउंट रिकॉर्डेड एज एन एसेट, और ऊपर लिखें ROU। ये मैं दोनों चीजें लिख देता हूं ताकि नोट्स आए तो आप लोग भी लिख लें। ROU और एग्जिस्टिंग टेनेंट से क्या मुराद है? पुराना लेसी। जी, पास पेपर के क्वेश्चन 14 में हमने क्या किया था बताएं? IDC लेसी के केस में, नॉर्मल लेसी के केस में डिस्कस की थी, और इसको एसेट राइट ऑफ यूज की कॉस्ट में क्या किया था? ऐड किया था। अब एक एग्जांपल कर लें IDC की। अ कंपनी एंटर्ड इनटू अ लीज एग्रीमेंट। अब इसमें ना एक बात आएगी, IDC में क्या चीज नहीं आती। अ कंपनी एंटर्ड इनटू अ लीज एग्रीमेंट, लीगल एडवाइजर की फीस कितनी है? लीगल एडवाइजर की फीस, कमीशन समझ लें, लीगल फीस समझ लें, ये तो IDC है। और ओन मैनेजर ऑल्सो स्पेंड 15 दिन ऑन लीज। उसकी महीने की तनख्वाह कितनी है? लाख रुपया। अब लाख रुपया अगर महीने की तनख्वाह है तो 15 दिन की तनख्वाह 50,000। तो बताएं 50,000 भी 30,000 में ऐड करेंगे या इग्नोर करेंगे? मोहतरम, जब भी सवाल खामोश हो तो हम अज्यूम करेंगे ये मैनेजर को कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए जा रहे, ये उसकी वही तनख्वाह है, और अगर ये लीज ना भी होती तो भी ये खर्चा करना पड़ना था क्योंकि ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं है। हाँ, अगर लाख रुपए की बजाय उसे संडे को बुलाया जाता और संडे को बुला के इस महीने 1,05,000 तनख्वाह दी जाती और 5,000 इसलिए दिया जाता कि उसने लीज अरेंज कराई है, फिर वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट बन के ऐड हो सकती थी। लेकिन फिलहाल मैनेजर वाली कॉस्ट एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है, ये आपने करनी ही करनी थी, इनका चाहे लीज अरेंज होती या ना होती, इसलिए इस 1 लाख को सैलरी में ऐड नहीं करेंगे। IDC में ऐड नहीं करेंगे। व्हाट इज IDC? 30,000। Manager salary is not IDC because he must be paid whether he arrange lease or
नॉट, चाहे वो लीज अरेंज करके लाए या लीज अरेंज किए बगैर आए, दोनों सूरतों में आपने उसको ये पेमेंट तो करनी ही करनी है। ओके भाई, ये इसी चला दें कोई थोड़ी देर के लिए, जरा है किसी के पास मोबाइल में? अच्छा अच्छा भाई, अब मुझे बताएं, अगर मैं आपसे इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट की डिस्कशन शुरू करूं लेसी के केस में और किसके केस में? लेसर के केस में, तो ये किस तरह बनेगी? इस रो में इधर हो जाए, बैग आगे रख लें, टाइम पे आएगा। अच्छा जी, कल लेसी के केस में हमने क्या किया था जी? लेसी एक तो नॉर्मल होता है और एक शॉर्ट टर्म लीज और अच्छा मोहतरम, लेसी का वाला सवाल जो हमने किया था ना कल, पास्ट पेपर का कौन सा क्वेश्चन किया था? 14। इसमें हमने आईडीसी किस में ऐड की थी? ऐड कर दी थी राइट ऑफ यूज की कॉस्ट में। कितने लोगों को याद आ रही है कल वाली बात? राइट ऑफ यूज डेबिट कैश छुट्टी की थी कल। अच्छा, शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट में आईडीसी को क्या करना है सुन लें, इसकी हमने कोई एग्जांपल नहीं की, इसको एक्सपेंस में डालना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म लीज में रेंट भी तो एक्सपेंस में डालते हैं ना, क्योंकि शॉर्ट टर्म लीज के लिए अगर कोई लॉयर फीस पे कर दी उसे भी कहां डाल दें? एक्सपेंस में डाल दें। अच्छा जी, आईडीसी की समरी पहली दफा क्लास में डिस्कस हो रही है, क्योंकि जरूरी नहीं है आईडीसी लेसी पे करे, कई दफा आईडीसी लेसी को पे करनी पड़ती है, कई दफा आईडीसी लेसर को पे करनी पड़ती है। अच्छा जी, लेसर में कौन कौन सी लीज है? एक फाइनेंस है, एक ऑपरेटिंग है। वी आर वेरी लकी कि ऑपरेटिंग लीज हमने लेक्चर 17 में कर ली थी। वो हजरात हाथ खड़ा करके बता दें जिनको याद आ गई बात, संडे वाली क्लास। सबसे पहली दफा जब आईडीसी की बात हुई थी ना, तो हमने बात शुरू ही यहां से की थी। मैं अब वो सवाल ढूंढूं लेक्चर 17 में। लेक्चर 17 में ये सवाल हमने किया था क्लास में, लेकिन मुझे लग रहा है लेक्चर 16 में होगा, 17 में 6 जी बिल्कुल, लेक्चर 16 में दिया होगा, पता नहीं किया फिर अगले लेक्चर में होगा, जो भी था सीन। ये सवाल था हजरात, ये सवाल था क्वेश्चन 12 हमारे लेक्चर नोट्स का, क्वेश्चन 12 लेक्चर नोट्स का। इसकी मैं ट्रीटमेंट जरा आपको रिवाइज करवा दूं। क्वेश्चन 12 था हमारे लेक्चर नोट्स का, आईडीसी कॉस्ट पेड बाय लेसर एट स्टार्ट ऑफ लीज 6000। एक मिसाल दूंगा, आपको याद आ जाएगी। मैंने कहा था जहाज देखा है कभी? आपने कहा था जी सर हमने जहाज देखा है। जहाज के अंदर कुर्सियां, फिर कहा था जहाज के इंजन को आपने शायद 50 साल पे डेप्रिशिएट करना है, लेकिन जहाज की कुर्सियों को 5 साल पे डेप्रिशिएट करना है। किसी को याद आ रहा है? इस 30,000 को हमने डिवाइड किया था, बोलें बोलें बोलें, 6 साल से, और इस 6,000 को डिवाइड किया था 3 साल से। तो बिल्कुल इस सवाल को रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, जहनों से इसलिए निकल चुका होगा क्योंकि सुबह नाश्ता क्या किया है पूछें तो बंदा परेशान हो जाता है। कल इमाम साहब ने ईशा में सूरत कौन सी पढ़ी है वो तो बिल्कुल ही याद नहीं होती, तो 4 दिन पुरानी बात तो कहाँ से याद होनी है। तो इसलिए लेक्चर नंबर मैं नहीं लिख देता, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा बनते हैं जी? 12। क्वेश्चन नंबर 12 लेक्चर नोट्स का। पेज नंबर किताब का कौन सा था? 728। तो इसकी ट्रीटमेंट मैं बिल्कुल डिस्कस नहीं करा, इसकी ट्रीटमेंट आप रिवाइज कर लीजिएगा। लेकिन एक आईडीसी ताजा ताजा है, कल वाली ताजा ताजा, किसको याद है? कल वाली क्या एंट्री की थी? राइट ऑफ यूज डेबिट। मोहतरम अब क्या रह गया आईडीसी के बारे में? ये करके हम लीज को पॉज लगाने लगे और अगला टॉपिक शुरू करेंगे। बस ये आखिरी कॉन्सेप्ट, लेसर की फाइनेंस लीज। चलें जी भाई, आज के नोट्स बांट दो। ये नोट कर लिए जल्दी से, एक 2 मिनट लगाएं। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट की हेडिंग देकर रजिस्टर पे नोट कर लें। बुक आ गई है तो बुक के ऊपर ना सफा खाली होता है हर चैप्टर के शुरू में। या ये 16 पहला चैप्टर है वो तो छोड़ें, ऐसे ही डाला हुआ है। IFRS 16, तो ये चैप्टर के शुरू में सफा खाली होता है और उससे अगला सफा भी खाली होता है। छोटा छोटा करके यहाँ लिखना है ताकि ज्यादा चीजें आ सकें। जल्दी से नोट कर लें।
ले लें जिनके पास किताब है वो भी आज के नोट्स लें। क्या हाँ एंड पे ले आओ। ओके लेट्स स्टार्ट फाइनेंस लीज में आईडीसी की डिस्कशन। अच्छा जी मोहतरम, ये आज के नोट्स हैं, लेकिन मैं एक आपको सजेशन दूंगा। ये जो मैंने आज के नोट्स में स्काई ब्लू से हाईलाइट किया हुआ है, फिजिकल में बैठे हुए बच्चे इसको ऐसे ब्रैकेट लगा लें ताकि याद रहे। तो अगर कभी कोई नया सवाल ऐड करने को मेरा किताब में दिल चाहता है तो मैंने ये सोचा है नया सवाल किताब में पूरा ऐड नहीं करेंगे, वो आपके लिए फिर मुश्किल हो जाता है, सवाल इधर उधर गायब हो जाता है। नया सवाल ऐड करने के बजाय किताब में कोई पुराने सवाल को थोड़ा अमेंड कर दिया करेंगे ताकि आपके लिए जो है वो आसानी हो जाए। तो किताब में जाके ये पेज ढूंढ लीजिएगा, पेज 73, इसके ऊपर थोड़ा सा ये स्काई ब्लू वाली 2 लाइनें नहीं डाल लीजिएगा। जिनके पास किताब है वो किताब खोल के बेशक ये सवाल देख लें, किताब में मौजूद है। अच्छा जी, अब जी आज हम एक डिस्कशन करने लगे हैं आईडीसी की इन द केस ऑफ बोलें फाइनेंस लीज। तो ये सवाल जो है वो किताब में जिस फॉर्म में अवेलेबल है, सवाल में रिक्वायरमेंट किताब में कुछ और है, उसको मैंने काट दिया, बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। और मैंने रिक्वायरमेंट क्या डाल दी है, प्रिपेयर जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेसन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005। एक असल में वजह ये है कि आईकैप को ईमेल करके पूछा कई दफ़ा ना लीज में इंटरेस्ट रेट मिसिंग होता है, तो आईकैप ने कहा लीज में इंटरेस्ट रेट मिसिंग करना हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए मैंने इंटरेस्ट रेट सवाल में फिर डाल दिया है। तो ये सवाल में नई लाइन ऐड की है। क्लियर हो गया? चलें जी सवाल पढ़ें। लीज टाइम बताएं जी 3 ईयर्स। लीज शुरू कब हुई? 1 जनवरी 2005। फेयर वैल्यू ऑफ लीज एसेट, आईडीसी ऑफ लेसर। जरा बुक्स जिनके पास है आईडीसी ऑफ लेसर लिखा हुआ है या खाली आईडीसी लिखा हुआ है? आईडीसी खाली लिखा हुआ है बुक में, लिख लें आगे आईडीसी ऑफ लेसर। ये भी स्काई ब्लू से हाईलाइट होना चाहिए, आईडीसी ऑफ लेसर। अच्छा जी, डाउन पेमेंट बोलें 10,000, एनुअल रेंटल 15,000, बस घर जाके चेंज कर लीजिएगा अभी कॉन्सेप्ट पे। यूजीआरवी, इंटरेस्ट रेट, प्रिपेयर जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेसर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005। ओके जी बताएं, लेसर का सवाल कहां से शुरू करते हैं? जीआई और एनआई से। और लेसी का लीज पेमेंट्स और लेसर का जीआई और एनआई। चलें जी लेट्स स्टार्ट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और बोलें क्या? नेट इन्वेस्टमेंट। भाई आप जरा आगे आ जाओ, जरा जल्दी से जगह सेट कर लो। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है जी? लीज पेमेंट्स प्लस यूजीआर। आ जाए आप दोनों आगे भाई। लीज पेमेंट्स में क्या होता है? डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस जीआरवी प्लस यूजीआरवी। ओके नाउ माय क्वेश्चन इज, इस सवाल में जल्दी से बता दें डाउन पेमेंट कितनी है जी? रेंटल 15,000 एरियर में, और रेजिडुअल वैल्यू क्या है? अनगारंटेड 2,000। डाउन पेमेंट 10,000, रेंटल बोलें जी 15,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स 3 प्लस 2,000। जीआरवी 0 है, यूजीआरवी 2,000। जी भाई ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बता दें। 57,000। एनआई निकाले जल्दी करें। कैमरा इधर लाओ। ऑनलाइन वाले हजरात पॉज करके स्काई ब्लू वाली चीजें बुक पे ऐड कर लें पेज 73 पे, ताकि सवाल आपका एक दफा सही हो जाए। चलो आ जाओ भाई इधर। एनआई जल्दी से बता दिया। नेट इन्वेस्टमेंट $10,000 को डिस्काउंट करेंगे नहीं करेंगे?
15,000 कितनी दफा डिस्काउंट करेंगे? 3 दफा। रेट 4.484 4.484%। 1 माइनस 1.00 जीरो नहीं होगा, बोले 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 1.044 रेज़ टू पावर माइनस 40% तो नहीं है, 4% है यार। देखो ना, जैसे 12% होता था तो हम लिखते थे 1.12, तो अब 4% है तो 1.04। क्लियर जी? रेज़ टू पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 0. जी आगे चलें, प्लस 2000 इंटू 1.04484 रेज़ टू पावर माइनस 3। जीआरबी यूजीआरबी तो हमेशा एंड पे प्लॉट होगी। जवाब बता दें क्या आया? 53,000। अच्छा यार, एक बात याद है आपको कि आईडीसी नहीं वो यूजीआरबी लेता रहता, पता है कब करनी होती है? जब वो मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर हो। ये सिंपल लेसर है, अभी ब्लू मार्कर की जरूरत नहीं थी यूजीआरबी में। खैर है कोई आदत पड़ गई है, कोई मसला नहीं। यूजीआरबी बस कोई जरूरत नहीं है अलग करने की। अलग उस दिन करनी थी जिस दिन कौन सा वो सवाल था, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का। इसमें कहीं लिखा हुआ मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर है तो सिंपल लेसर होगा। ओके अच्छा मोहतराम, अगली बात आपने बड़ी गौर से सुननी है और समझनी है। ये जो आपके सामने फॉर्मूला आया है, इस फॉर्मूले में ये आपको याद होगा वर्किंग 1 और वर्किंग 2 में कल मैंने आपको लेसी के लिए भी एक बात लिखवाई थी कि आईडीसी कहीं नहीं आनी वर्किंग 1 और वर्किंग 2 में। तो ये बात प्लीज लेसर के लिए भी आप लिख लें। क्या आईडीसी नजर आ रही थी मुझे 3,000 की? ये किसने फीस पे की है? लेसर ने। किसको? अपने लॉयर को। जब लेसर ने ये फीस लॉयर को पे की तो ये लेसी लेसर मियां बीवी की बात हो रही है या किसी थर्ड पार्टी की? तो जब थर्ड पार्टी की बात हो रही है तो प्लीज आईडीसी को इग्नोर करें। तो पहले वर्किंग 1 और 2 के ऊपर कल वाली बात लिख लें। क्या जल्दी जल्दी लिखें? बोलें लेसर की आईडीसी को भी वर्किंग 1 और 2 में नहीं डालना। लेसर की आईडीसी को भी वर्किंग 1 और 2 में नहीं डालना। वर्किंग 1 और 2 किस चीज की होती है? ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट, और आगे अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनेगा। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनेगा। क्लियर? ओके। वर्किंग 2 डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और बैलेंस। अच्छा रात इसको छोड़ें, पहले जनरल एंट्रीज थोड़ी सी मैं कर दूं इसके बगैर। अच्छा लेसर के जूते पहन के मुझे बताएं आउटफ्लोज क्या हैं और इनफ्लोज क्या हैं? नजर मारें सारी फिगर्स पे। आउटफ्लोज क्या है लेसर के लिए और इनफ्लोज क्या है? सही है, सही है। ये पैसे लेसर ने किसको दिए होंगे? जिससे एसेट बाय किया होगा मार्केट में। इधर देखें एक मिनट, ये पैसे लेसर ने किसको दिए होंगे? जिससे लिया होगा। ये पैसे लेसर ने लॉयर को दिए होंगे, तो ये लेसर के लिए क्या है? आउटफ्लोज। और ये लेसर के लिए, ये लेसी से लेगा, ये भी लेसी से लेगा, और ये थर्ड पार्टी से इन द एंड ऑफ लीज लेगा। क्लियर? चलें अब किसी को याद है लेसर की एंट्री क्या होती थी? पहले एसेट बाजार से खरीदेगा, फिर हमें लीज पे देगा। एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट। अच्छा एंट्रीज ना जहन में रखा करें क्या चल रहा है इस वक्त। लेसर की कौन सी लीज चल रही है? फाइनेंस लीज चल रही है। तो लेसर की फाइनेंस लीज चल रही है, मुझे कैसे पता चला कि ये फाइनेंस लीज है? हजरात इसमें आप पीवी ऑफ अगर फेयर वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आपका जवाब यस आ जाएगा। पीवी ऑफ एलपी को फेयर वैल्यू से डिवाइड करेंगे आपका जवाब यस आ जाएगा। तो इस वजह से ये लीज क्या बन जाएगी? फाइनेंस। चलें छोड़ें, 5 टेस्ट मैं नहीं लगा रहा क्योंकि लाइफ नहीं गिवन। लीज टर्म को कर लें यार, इस टेस्ट को अप्लाई कर लें। 5 टेस्ट अप्लाई कर लें, 5 टेस्ट अप्लाई कर लें। अच्छा जी, कौन कौन से टेस्ट हैं? ओनरशिप ट्रांसफर होनी है तीसरे साल के एंड पे, कोई ऐसी बात लिखी हुई? नो। तीसरे साल के एंड पे कोई ऐसी बात लिखी हुई है कि मार्केट से कम पैसे देके बाजार से ये खरीद सकता है, इस लेसर से जाके ये खरीद सकता है एसेट? ऐसी कोई बात लिखी हुई? अच्छा लीज टर्म को मेरा दिल चाह रहा है यूजफुल लाइफ से डिवाइड करूं, लेकिन यूजफुल लाइफ तो मुझे गिवन ही नहीं है। और चौथी बात, पीवी ऑफ एलपी को किससे डिवाइड करें? यहां यार थोड़ी सी बात सुन लें।
पीवी ऑफ एलपी को, पीवी ऑफ एलपी को लेसर पीवी ऑफ एलपी को डिवाइड करते हैं, पीवी ऑफ यूजी आरवी को नहीं, क्योंकि लेसी से वो पैसे ले रहा होता है। चौथा टेस्ट बोले क्या था? पीवी ऑफ एलपी को डिवाइड करना है फेयर वैल्यू से। मुझे ये लग रहा है कि ये एलपी है, अगर ये एलपी है तो ये अब शायद जिन्होंने सब टोटल अलग अलग निकालने में उनको फायदा हो जाए टेस्ट के दौरान। अगर आप मुझे सब टोटल अलग अलग करवा देते हैं, सब टोटल अलग अलग करवा दें, सब टोटल अलग अलग करवा दें। ये क्या है? ये क्या है? पीवी ऑफ एलपी और ये पीवी ऑफ, प्लीज बोलो ना यार, यार तू क्या कर रहा है भाई, इधर उधर क्यों देख रहे? तू इधर देख, ये क्या आएगा? पीवी ऑफ एलपी, क्योंकि ये क्या है? ये क्या है? तो ये क्या आएगी? फॉर्मूले में क्या करना होता है? आज आपको ये बात पता चली, इससे पहले फोकस नहीं किया था, ना मैंने कराया था ना आपने सोचा था। ऐसे पीवी ऑफ एलपी को डिवाइड करना होता है फेयर वैल्यू से। जी बोलें। 5 1 2 4 7 5 1 2 4 7 प्लस 1 7 5 3 ग्रैंड टोटल। किसको किससे डिवाइड करना है? पीवी ऑफ एलपी को फेयर वैल्यू से। पकड़े 5 1 2 4 7 पीवी ऑफ एलपी फेयर वैल्यू से, फेयर वैल्यू से 50,000 और मल्टीप्लाई करें 100 से 103%। यानी कि लेसर ने को लेसी को इतना पागल बना लिया कि उससे भी ज्यादा पैसे ले रहे। ठीक है, मर्जी यार उसकी, हमें क्या, हमें से कोई कंसर्न नहीं। क्या जवाब 90% से ज्यादा आ रहा है? 100 से भी ज्यादा आ रहा है। तो बस साबित क्या हुआ? ये लीज क्या है? फाइनेंस। 102% के बारे में अब आपने सवाल नहीं पूछना कि 102% क्यों आ रहा है। दुनिया में लोग बहुत लोगों को पागल बना रहे हैं। आप इन बातों को छोड़ें। तो जवाब 90% ज्यादा आया या नहीं? तो इसका मतलब है जवाब क्या है चौथे सवाल का? यस। तो चौथा सवाल लिख के ABCDE लिखें जरा, ABCDE, और उसमें जो डी वाला सवाल है उसके आगे आप क्या लिखेंगे? यस। और डी वाले सवाल में क्या करें? डी वाले सवाल में लिखें 5 1 2 4 7 डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू कितनी? 50,000। जी क्लियर? जी सर। ओके, अब आ जाओ भाई सवाल की तरफ। अच्छा जी, फाइनेंस लीज की एंट्रीज याद हो। लेसर बाजार से एसेट खरीदेगा जाके किस दिन? 1 जनवरी 2005। मैंने माना कि खरीदने की डेट नहीं दी हुई, लेकिन कॉन्सेप्ट देना इसलिए जो है वो मुझे लिखना जरूरी है कि लेसर ने बाजार से एसेट खरीदा। किस दिन खरीदा? ये 1 जनवरी 2005 को। बताएं जी एसेट कितने का खरीदा? एसेट डेबिट कितना? 50,000। अब हजरात जरा देखिएगा अगर आगे, ये लेसर का पहला आउटफ्लो है 50,000। दूसरा आउटफ्लो ये 3,000 लेसर ने किसको पे किए? लॉयर को पे किए। क्या अरेंज करवाने के लिए? लीज अरेंज करवाने। कल याद है आईडीसी जर्नल एंट्रीज में लिखी थी पहली दफा, कितने लोगों को याद है? आईडीसी जर्नल एंट्रीज में लिखी थी वर्किंग 1 2 से इसका कोई ताल्लुक, क्योंकि ये लेसी लेसर मियां बीवी की बातें नहीं है, तो वर्किंग 1 2 से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो आईडीसी 3,000 है। अब आपने एंट्रीज लिखना बंद कर देना, क्योंकि मैं समझाने के लिए इसकी पहले गलत एंट्री लिख रहा हूं, फिर मैं इसको सही कराऊंगा। फिलहाल एक गलत एंट्री आईडीसी को मैं डालने लगा हूं, फिलहाल एक गलत एंट्री करके एक्सपेंस में। बोलें जी क्या एंट्री बनेगी? एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। एक गलत एंट्री करके मैंने आईडीसी को एक्सपेंस में डाल दिया इन द बुक्स ऑफ लेसर। बुक्स किसकी चल रही हैं? लेसर की। लीज कौन सी साबित हो चुकी है? फाइनेंस लीज। ये तो आईडीसी की नई एंट्री आई है। दूसरी एंट्री किसी को याद हो? जब एसेट लेसर लीज पे देता था क्या होती थी? एसेट क्रेडिट लीज रिसीवेबल डेबिट। ये दूसरी एंट्री होती है। चलें, 1 जनवरी 2005 एसेट लीज पे देने की एंट्री बताएं। लीज रिसीवेबल डेबिट और क्रेडिट एसेट। लीज रिसीवेबल डेबिट एसेट क्रेडिट। अब जरा अटेंटिव हो जाएं, कैप वाले भाई को भी जगा दें। अब जरा अटेंटिव हो जाएं। एसेट कितने से डेबिट हुआ? 50,000 से। लीज रिसीवेबल किससे डेबिट करते हैं? एनआई से। याद आ रहा है? एनआई से। एनआई कितनी है? आप लोगों ने पूछा था क्या कभी ऐसा होगा कि लीज रिसीवेबल और एसेट मैच ना करे, तो हो गया ऐसा। लीज रिसीवेबल कितना आ रहा है? एसेट क्रेडिट कितने से हो रहा है?
50,000 से। आप बता दें ये एंट्री कितने से आउट हो रही है। एसेट को तो मैं क्रेडिट नहीं कर सकता 53,000 से, माजरत, एसेट को मैं क्रेडिट नहीं कर सकता। आप बता दें कितने हजार से ये एंट्री आउट हो रही है। 3,000 से। 3,000 से ये एंट्री आउट हो रही है और वो 3,000 एग्जैक्ट कौन से फिगर है? आईडीसी वाली। अच्छा, आप क्या कभी एक बात जरा सोच के बताइएगा, आपने दोस्तों के साथ बर्गर खाए और आपने एंट्री की, आपकी जेब में पैसे पड़े हुए थे, आपने एंट्री की एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, 300 रुपये वाला कर लें, 30 रुपये वाला कर लें। अच्छा जी, तो एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। अब आपने जैसे ही बर्गर खाया, बर्गर खाते ही आपने ये एंट्री की एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, आपकी जेब से कैश चला गया, आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया। एसेट तो कोई नहीं है ना, एसेट तो कोई नहीं, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। अब आपने अम्मी को फोन किया और अम्मी को फोन करके कहा अम्मी ये पैसे ना आपने मुझे दे देने हैं, प्लीज ये पैसे आपने मुझे दे देने हैं। अम्मी ने कहा दे दूंगी, दे दूंगी। आप बताएं क्या एंट्री करेंगे आप? अकाउंटेंट तो नहीं हायर करेंगे 10 रुपए देके, खुद सोच लेंगे। बोलें रिसीवेबल कैश दोबारा दे देंगे। बर्गर वाले, ये कैश किसको देना है? बर्गर वाले को देना है, अम्मी को देना है। ये कैश भाई कह रहे हैं कैश क्रेडिट। सोचे 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 भाई कह रहे हैं कैश क्रेडिट। एक्सपेंस कम कर देंगे आप अपना, क्योंकि अब आपका खर्चा नहीं हुआ, किसी और से रीइंबर्स हो जाना है, किसी और से रीइंबर्स हो जाना। एक्सपेंस क्रेडिट, समझ आई बात की? तो आपने बर्गर खाया, क्या एंट्री की? आपने समझा था पैसे डूब गए, लेकिन फिर आपने क्या कहा? आपने किसी को फोन किया, वालदा को फोन किया, वालदा को फोन करके ये पैसे मुझे आपसे चाहिए होंगे प्लीज। तो अब आप मुझे बताएं जब मिल जाएंगे पैसे तब क्या एंट्री होगी, उसको छोड़ें। लेकिन फिलहाल आपने मांगे हैं तो उन्होंने कहा मैं दे दूंगी, और वालदा का आपने कहा मुझे पैसे चाहिए 30 रुपए, वालदा ने कहा ओके। तो ओके का मतलब है आप रिसीवेबल बुक करेंगे फिलहाल। तो रिसीवेबल डेबिट एक्सपेंस। अब ये खर्चा आपका है ही नहीं, जो खर्चा किसी और पे डाल दिया जाए, दोस्तों में भी आप ऐसे 2 नंबरी करते हैं, खर्चा दूसरे, जो खर्चा किसी और पे डाल दिया जाए वो खर्चा ही नहीं होता। दोस्त अब बिल दे दे, चुप करके आप भी चल यार दे दे, आप मोबाइल पे साइड पे चले जाते हैं कॉल सुनने, दोस्त बिल दे देता है। अब आप क्या कहते हैं? मेरा खर्चा हुआ खाने पे। तो जो खर्चा किसी पे डाल दिया जाए उसे किधर बुक किया जाता है? ये तो खर्चा किसी और पे डाल गया ना, वालदा आपको पेमेंट करेंगी। अच्छा, सिमिलरली आपका क्या ख्याल है, लेसर इतना अच्छा होगा कि ये खर्चा खुद बर्दाश्त करेगा या लेसी पे डालने की कोशिश करेगा? लेसर ये खर्चा खुद बर्दाश्त करना पसंद करेगा या लेसी पे डालने की कोशिश करेगा? आप बता दें, लेसर ने लॉयर को फीस दी तो क्या एंट्री करेगा? एक्सपेंस डेबिट कैश, फिर रिसीवेबल बुक करेगा और अपनी किताबों से एक्सपेंस निकाल देगा, क्योंकि ये एक्सपेंस किस पे डालना चाह रहा है? लेसी पे डालना चाह रहा है। ये जो खर्चा डेबिट हुआ है इस आईडीसी के खर्चे को बोलें क्या कर देगा? क्रेडिट कर देगा। कितने से? 3,000 से। कितने से? 3,000 से। आप बताएं जी, लेसर ने लॉयर को जब पैसे दिए तो खर्चा बुक किया। इंश्योरेंस में भी इसी तरह होता है, किसी के एसेट्स जल जाएं, एक्सपेंस डेबिट एसेट्स क्रेडिट, बाद में फिर इंश्योरेंस कंपनी से रिसीवेबल बुक कर लेते हैं, रिसीवेबल डेबिट। आप फिर खुश होते हैं मेरा तो खर्चा नहीं हुआ, इंश्योरेंस कंपनी से मुझे रिकवरी हो गई। ओके, इसी तरह बोलें खर्चा हुआ कि एंट्री एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, और खर्चा किसी पे डालने की एंट्री। ये 50,000 छोड़ें, ये 50,000 छोड़ें और ये 5 छोड़ें, सही नजर आ रहे हैं? अब खर्चा किसी पे डालने की एंट्री रिसीवेबल डेबिट एक्सपेंस, कितने हजार रुपए से? 3,000 रुपए से। अच्छा, मुझे ये बताएं, लेसर ने तो अपना खर्चा डालने की कोशिश की लेसी के ऊपर, क्या अगर हम ये 2 एंट्रीज अवॉइड करें और ये 2 एंट्रीज अवॉइड करके एंट्री जरा बनवाएं, एंट्री बनवाएं, क्या चीज किस चीज की आपको लग रहा है ऐसे जरूरत ही नहीं, फिर ऐसे ही वैरायटी प्रोग्राम डाला है उसने, किस चीज की जरूरत ही नहीं? एक्सपेंस पहले रिकॉर्ड करें और फिर रिवर्स करें, बेहतर क्या है? रिकॉर्ड ना करें तो बेहतर क्या है? लीज रिसीवेबल मेरा इनफ्लो है, मैंने लेने हैं पैसे, इनफ्लो को डेबिट मार दें और आउटफ्लोज क्रेडिट कर दें। आउटफ्लोज कौन कौन से हैं मेरे? लॉयर की फीस और, अच्छा बोलें आगे कैश, लेकिन ब्रैकेट में पेपर में लिखा करेंगे अपने समझने के लिए, आईडीसी वाला कैश कितना? 3,000 और एसेट 50,000। अब आप हजरात मुझे बताएं
क्या जनरल एंट्री बनी? अपना खर्चा किसी पे डालने के लिए बेहतर है कि खर्चा सिरे से रिकॉर्ड ही ना करें। आप बता दें, जो एसेट के पैसे लिए हैं और जो लेसर ने एसेट के पैसे दिए हैं एसेट खरीदते हुए, और जो लॉयर को पैसे दिए हैं, उन दोनों का रिसीवेबल किससे बुक कर ले? और भाई मेरी बात सुने, लेसर कितना पागल है, 53,000 का खर्चा हुआ है और अगले से 53 ले रहा है। नहीं, अगले से 53 नहीं ले रहा, अगले से 57 ले रहा है। 53 तो प्रिंसिपल की मद में ले रहा है, बाकी वो जो 57 इसने लेना है वो क्या लेना है? बोल रहे हैं 53 57 का डिफरेंस हम यहाँ निकालते होते थे, इंटरेस्ट की मद में लेना था। ये ना कि ये लेसर 53,000 की चीज कि 53,000 लेसी से ले रहा है। ओके, तो व्हाट इज द फाइनल एंट्री इन द बुक्स ऑफ लेसर? वो होती थी पहले लीज रिसीवेबल डेबिट एसेट, और आज के बाद क्या होगी? अगर आईडीसी आ गया है, रिसीवेबल बुक कर लो। किस किस के रिसीवेबल बुक कर लो? जो तुम्हारा ये नुकसान हुआ है ये भी रिसीव करो उससे, जो तुम्हारा आउटफ्लोज नुकसान, जो तुमने एसेट खरीदा है तुमने उसके लिए, ये भी इससे रिसीवेबल बुक करो, और जो तुमने लॉयर को पैसे दिए हैं ये भी इससे बुक कर लो। ठीक है, अब आप ऐसे करके अगर एंट्रीज करनी है एक दफा नोट कर लें, वरना इन द एंड अब मैंने ये काटने लगा और ये काट के मैंने ये वाली एंट्री कर देनी है। विषय एक दफा समझने के लिए ऐसे एंट्रीज कर दें और फिर फ्रेश तरीके से हम दोबारा एंट्रीज नोट करेंगे। डेरिवेशन फॉर्मूले की समझ लें, समझने के लिए ऐसे एंट्रीज नोट कर लें और फिर इन एंट्रीज को डब्बे में ले लें। हम फ्रेश तरीके से फिर दोबारा एंट्रीज करते हैं। जी बस वो डिफरेंट तरीके हैं। वो जो फाइनल एंट्री हुई है आप उसको समझ लो ना बस। रिसीवेबल है 53,000, वो किस किस मद में है वो हमें वजह पता है। रिमोट लेके आना क्लास में। जी जी क्या चीज? क्यों? फाइनेंस लीज में एसेट डेबिट कैश क्रेडिट करते थे और लीज रिसीवेबल डेबिट एसेट क्रेडिट, बस वो भी समरी में रिवाइज कराने लगा दोबारा। अब ये तो डेफिनेटली मतलब कि 53,000 उसके साथ मैच कर गया, तो ऐसी सिचुएशन है जिसमें आईडीसी की वैल्यू कम हो नहीं होगी। वो ऐसे रेंटल सेट करता है कि इससे ये पैसे लेता है। वो ऐसा नहीं होगा कि ये भी एंट्री मैच नहीं करेगी, मैच किया करेगी। मतलब कि वो लीज रिसीवेबल्स 56,000 हो, नहीं होगा ना, नहीं होगा। वो ऐसे सेट ही ऐसे करेगा कि इतने पैसे उससे ले। फिक्स है कि आईडीसी हमेशा उसके बराबर निकालेगा। ओके, कर ली नोट? अच्छा, अब फ्रेश तरीके से बिल्कुल बेशक दोबारा एंट्रीज नोट करना शुरू कर दें और फाइनल एंट्रीज लिखें जो बनती हैं। जी बताएं जी, यकम जनवरी 2005 को हम दूसरी एंट्री क्या करेंगे? लीज रिसीवेबल बुक हमेशा किससे होता है? एनआई से। कितना जी? 53,000। इसका करो 16 और ब्लैक मार्कर भी ले आओ। ओके, पुरानी एंट्री में याद होगा एसेट क्रेडिट होता था किससे? फेयर वैल्यू से, और कैश आईडीसी कितना? 3,000। और अब आप समरीज में आके ये फाइनल जनरल एंट्री भी बुक में देख लें। भाई उधर ही रखो कैमरा। जी मोहतरम, किताब का पेज 63, शायद लेक्चर 17 भी है ये। सिंपल लेसर फाइनेंस लीज। मोहतरम आप अटेंटिव रहिएगा। सिंपल लेसर फाइनेंस लीज कब होता था? व्हेन आंसर टू एनी ऑफ द 5 क्वेश्चंस इज, हमारे डी पॉइंट का आंसर यस आ गया था। एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, एसेट डेबिट, लेसर ने बाजार से एसेट खरीदा, एसेट क्रेडिट कर दिया फेयर वैल्यू से उसकी, और लॉयर को पैसे दे दिए। एसेट खरीदने का भी खर्चा हुआ, लॉयर को पेमेंट करने का भी खर्चा हुआ, और ये रिसीवेबल किससे बुक कर लिया? लेसी से।
ठीक है। हाँ, इसमें कोई यूजीआरबी की भी प्रेजेंट वैल्यू होती है, वो सारे पैसे लेसी से नहीं लेने होते। अच्छा मुझे चले फाइनली बता दें, लीज रिसीवेबल किस पे बुक हुआ करेगा? नेट इन्वेस्टमेंट पे। एसेट किस पे क्रेडिट हुआ करेगा? फेयर वैल्यू पे। और आईडीसी को खर्चे के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे या ऑटोमेटिकली रिसीवेबल में आ जाएगा? ऑटोमेटिकली रिसीवेबल में आ जाएगा। तो ये एंट्रीज है, उसके बाद तो लेसर की नॉर्मल एंट्रीज होती हैं, कैश, डेबिट, लीज रिसीवेबल, क्रेडिट, इंटरेस्ट, इनकम, क्रेडिट। ओके जी, अगली एंट्री आप बता दें। 31/12/5 को नहीं, डाउन पेमेंट है, ये कम जनवरी 5 को डाउन पेमेंट की एंट्री करेंगे और 31/12/5 को वो जो आखिरी किराया आया उसकी एंट्री कर लेंगे। तो अमोर्टाइजेशन शेड्यूल इसके लिए बनाना पड़ेगा। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल जी बताएं जी। 1 जनवरी 2005 हमेशा कहां से शुरू करने जी? एनआई से। बताएं। 53,000। 1 जनवरी 2005 डाउन पेमेंट 10,000। 31/12/5 रेंटल 15,000। बस आगे शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं। ये डाउन पेमेंट है तो ये सारा ही प्रिंसिपल होगा, इसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट 1928 1307 29928। चलें जी। कैश डेबिट और लीज रिसीवेबल क्रेडिट कितने से? आगे बोलें। कैश डेबिट, लीज रिसीवेबल क्रेडिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। इंटरेस्ट इनकम का रिसीवेबल क्यों नहीं बुक करना पड़ा? क्योंकि किराया एरियर में पे हो रहा है, इसलिए रिसीवेबल का बुक करने की जरूरत नहीं पड़ी। इंटरेस्ट रिसीवेबल नहीं आ रहा, बस इंटरेस्ट डायरेक्ट इनकम में जा रहा है जी। 15,000, 13 और 1928। अच्छा मोहतरम, आप जरा नोट करें, ये क्रेडिट समझाने के लिए हमने 25 मिनट लगा दिए हैं और कोई नई चीज़ नहीं है, और कोई नई चीज़ नहीं है। तो वैसे कभी कभी मेरा दिल चाहता है कोई चीज़ें ऐसी हैं जो टीचर को पता है कि पेपर में बस लॉजिक के बगैर चल सकती हैं, तो टीचर वैसे ही बता दिया करे यार ये क्या है, यहाँ पे लिख दिया करो। लेकिन फिर बच्चे कहते हैं नहीं यार ये क्या बात हुई। तो 25 मिनट लगे हैं, इन द एंड हमें बस पता ये चला है ये, और 2 दिन बाद आपसे इसकी वजह पूछी जानी है तो वजह भी नहीं पता होनी है, मैं बता रहा हूँ आपको। 2 दिन बाद इसकी वजह पूछी होनी है तो आपको वजह भूली होनी है कि क्या पीछे हिकमत थी, किसने किस पे रिसीवेबल बुक किया। तो क्योंकि आपने कहना समरीज में ये पैटर्न था एंट्रीज का, तो मैंने तो याद कर लिया है बस। तो याद जरूर कर लें, याद बैठे बैठे ही कर लें। लीज रिसीवेबल किस पे बुक होने? एसेट किससे क्रेडिट होने? तो एंट्री आउट हो गई आईडी से। ओके ओके, अब आ जाओ भाई जरा इधर लीज की समरी में। ये पेज 62 है किताब का। अब चीजों को अगर आप एक तरतीब से लेके चले ना, घर में जाके आज 5-6 मिनट भी सिर्फ लगा दें तो ये सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। लेसी जो हमारी पहली क्लासेस थी उसमें क्या करता था? राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। पास पेपर के क्वेश्चन 14 में तो लिख लिया करें, किताब तो है आपके पास। पास पेपर के क्वेश्चन 14 में हमने क्या एंट्री की थी? राइट ऑफ यूज डेबिट, कैश, क्रेडिट। आईडीसी की एंट्री की थी इधर। तो लेसी के केस में आईडीसी के अलग एंट्रीज हैं, लेसर के केस में अलग है। ओके, ये एंट्री छोड़ें। अगली एंट्री लेसी क्या करता था? इंटरेस्ट डेबिट, कैश, क्रेडिट। डेबिट डेबिट, अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, लेसी की बैलेंस शीट में राइट ऑफ यूज जाके अंडे देता था P&L में डेप्रिसिएशन और लीज लायबिलिटी इंटरेस्ट एक्सपेंस, और कभी एडवांस का सवाल आता था तो इंटरेस्ट पेएबल भी आ जाता था। लेसी के नोट में रिकॉन्सिलिएशन नहीं आती। अच्छा अब जरा देख के बताएं,
लेसी की बैलेंस शीट में आरओयू भी आ रहा है, लीज लाइबिलिटी भी आ रही है, तो कितने नोट बनेंगे? रटे रुटे ना मारा करें, बस एक सबका P&L बैलेंस शीट याद हो तो समझने सारी बातें आपको पता है। सबसे पहले सबके P&L बैलेंस शीट आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। आप बता दें आरओयू है तो फिर कौन सा नोट बनेगा? आरओयू जैसा नोट बनेगा, पीपी जैसा, और लीज लाइबिलिटी है तो मैच्योरिटी एनालिसिस। लेकिन इसमें रिकॉन्सिलिएशन नहीं बनती। लेसी का सवाल कहां से शुरू करना है? एलपी से और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। कल सवाल शुरू किया था एलपी से और पीवी ऑफ। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल कहां से शुरू करना है? पीवी ऑफ एलपी से। अगर ओनरशिप ट्रांसफर होनी है तो ये फॉर्मूले तो कोई मसला नहीं, ये हो जाएंगे आपसे। अच्छा, अब अगला लेसी कौन सा है? शॉर्ट टर्म लीज, और इसमें मैं दाएं बाएं वाली बातें नहीं कर रहा, ये रेंट एक्सपेंस शो करेंगे, और अगर कभी कोई खर्चा पे नहीं हुआ तो प्रीपेड रेंट भी आ सकता है और पेएबल भी आ सकता है। आया कमाया या गया खर्च हुआ, लिख लें, गया खर्च हुआ। आया कमाया तो लेसर के केस में था ना, गए पैसे और खर्च हुए। इसमें आपकी एग्जांपल 8 बनती है, ये लिख लें एग्जांपल 8, वो बुक के अंदर से ही करवाई थी आपको। एग्जांपल 8 याद है? पहली एग्जांपल जिसमें शॉर्ट टर्म लीज भी थी, जनरेटर भी था, लो वैल्यू एसेट भी था। ये आपकी एग्जांपल 8 बनती है पेज 46 पे, पेज 46 पे एग्जांपल 8, जिसमें क्या पढ़ा था? शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट। ओके, आगे आ जाए जी। अच्छा, इसमें वर्किंग याद है? सिर्फ 2 कॉलम बनते थे, डेट और इंस्टॉलमेंट। शुक्र है यार, फाइनेंस लीज का सवाल तो सामने हुआ है। फाइनेंस लीज, एसेट डेबिट, लीज रिसीवेबल डेबिट, एसेट क्रेडिट, कैश क्रेडिट एंड सो ऑन। जो लेसर के फाइनेंस लीज के केस में क्या रिकॉर्ड होता है P&L में? क्योंकि इधर लीज रिसीवेबल पड़ा हुआ है तो ये पैदा करेगा जहां जाके सिर्फ इंटरेस्ट। एसेट पड़ा नहीं हुआ तो डेप्रिसिएशन आएगी नहीं। आप बता दें इस बुनियाद पे बैलेंस शीट देख के बता दें सिर्फ नोट कौन सा बनेगा? पीपी का नोट भी बनेगा या सिर्फ मैच्योरिटी एनालिसिस? लेकिन उसमें एक चीज ज्यादा आएगी, रिकॉन्सिलिएशन। लेसर सवाल शुरू कहां से करते हैं? इधर अबू बकर, जीआई और अमोर्टाइजेशन शेड्यूल कहां से शुरू करते हैं? एनआई से। और ये फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूलाज की फिर क्या रह गया जी? सिंपल लेसर। जिस दिन ये सवाल करवाया था संडे की क्लास में, एक एंट्री आपको बताई थी, ऐसा डेबिट कैश क्रेडिट, ऐसा डेबिट कैश क्रेडिट आईडीसी में लिख लें, आया कमाया, आया कमाया, और यहां लिखें ऐसा डेबिट कैश क्रेडिट में क्वेश्चन 12 पेज नंबर 728, यहां लिखें क्वेश्चन 12 पेज 728। ओके। अच्छा, आईडीसी के बारे में आपने परेशान नहीं होना, सिर्फ एक आईडीसी ऐसी है जो हमने 3-4 दिन पहले पढ़ी है, वरना अल्लाह का शुक्र है एक आईडीसी कल पढ़ी थी लेसी की और एक लेसर की आज पढ़ी है। आगे चलें जी। ऑपरेटिंग लीज में बैलेंस शीट में क्या शो करना होता है? शुरू वाली क्लास में याद है? कीप एसेट इन बुक्स। अगर एसेट है तो इधर क्या आएगी? और अगर रेंट रिसीवेबल है या अनअर्न्ड रेंटल है तो इधर। अब नोट बना दें, कौन से बनेंगे नोट? बैलेंस शीट देख के बताया करें नोट कौन से बनेंगे। पीपी है तो इसका भी नोट बनेगा, और रेंट रिसीवेबल या अनअर्न्ड रेंटल है तो मैच्योरिटी एनालिसिस बनता था, लेकिन इसमें रिकॉन्सिलिएशन नहीं आती। वर्किंग्स इसमें सिर्फ 2 होती हैं, डेट का कॉलम डलता है सॉरी, और इंस्टॉलमेंट का कॉलम डलता है। प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और बैलेंस का कॉलम नहीं डलता। यार ये आज तो मैं आपको पहली दफा दिखा रहा हूं भाई, इधर देख। ओ भाई मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर, कौन सी लीज? हाँ, मैन्युफैक्चरर डीलर ऑपरेटिंग लीज भी करता है। ये भी किसी दिन आपको एक सवाल में कभी दूंगा टेस्ट में। मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर ऑपरेटिंग लीज भी करता है, कोई मसला नहीं। ऑपरेटिंग लीज पता ना, डेट इंस्टॉलमेंट का कॉलम डाल जाता है, वो कोई फर्क नहीं। तो मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर, इसके तो हमने 2 सवाल किए। पार्ट्स वाला किया था, ट्रैक्टर वाला पता नहीं दूसरा कौन सा, शालीमार ट्रैक्टर वाला। तो पास पेपर क्वेश्चन 8 और 9, पास पेपर क्वेश्चन 8 और 9। एप्पल बी वाला तो प्रैक्टिस के सवालों में था ना। ओके, इसमें मैंने कहा था पहले एंट्री ना किया करें। ये बला याद है? कॉस्ट माइनस पीवी ऑफ यूजीआरवी सेल, और मुंह खुला का खुला। मोहतरम, इसकी आईडीसी की डिस्कशन ना मैंने आपसे की है, ना हमने किसी सवाल में डाली है। इसकी आईडीसी की ट्रीटमेंट जिंदगी में पहली दफा पढ़ें। क्या है? एक्सपेंस डेबिट। किसके केस में? असल में मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर की और बड़ी ट्रांजैक्शन चल रही होती हैं सेल की, इसलिए स्टैंडर्ड कहते हैं आप रिसीवेबल वगैरह बुक करने की जरूरत नहीं है। आप इसकी आईडीसी को डायरेक्ट कहाँ डाल दो? एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट।
ओके और आगे एंट्रीज उसी तरह होती है मैन्युफैक्चर। लेकिन मैन्युफैक्चर डीलर लेसर के सवाल में ना फाइनेंस लीज में एक और चीज आती है सेलिंग प्रॉफिट, जीपीई। कैसे आता था? सेल माइनस, और इंटरेस्ट इनकम तो, और पी एंड एल में आईडीसी आएगी। पी एंड एल में क्या आएगी? आईडीसी आएगी। क्लियर? ओके। लीज रिसीवेबल आएगा, इसलिए नोट सिर्फ एक ही बनेगा, सेम एज फाइनेंस लीज। मैच्योरिटी एनालिसिस वाला और रिकॉन्सिलिएशन वाला वो सारा नोट सेम एज ऊपर वाला पॉइंट का बनेगा। लेकिन इसके सवालों की वर्किंग कहां से शुरू होती है? कॉस्ट, फेयर वैल्यू, जीआई और एनआई, क्योंकि इसमें कॉस्ट फेयर वैल्यू अलग अलग दी होती है। और अमोर्टाइजेशन शेड्यूल कहां से स्टार्ट होगा? और फॉर्मूलाज उसी तरह चलेंगे जी। नहीं, आईडीसी फॉरन पहले साल एक्सपेंस में डालेंगे। लेक्चर 17 के नोट्स निकालने, बुक नहीं है तो फर्स्ट ईयर में आप एक्सपेंस में डाल देंगे। फर्स्ट ईयर फुली एक्सपेंस, कोई डेप्रिशिएट वगैरह का चक्कर नहीं है, पहले साल फुली एक्सपेंस में डाल देंगे आईडीसी इन द केस ऑफ मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर। ओके, एक सफा बना रहे थे आप, एक जी अच्छा भाई इसको ऊपर ऊपर कर दो, ऊपर कर दो, पहले जरा ऊपर करो। अच्छा जी मोहतरम। हाँ जी, नहीं कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिस तरह थी उसी तरह हमने करना है, बस पहले में से कर रहे हैं। ओके अच्छा यार, ये टेबल पूरा कर लें आप। फाइनेंस लीज वाला आज हमने सवाल किया है, कौन सा वाला सवाल है ये? क्वेश्चन नंबर 26, किस पेज पे है? 73। क्या रह गया? क्या रह गया? एक्सेलेंट, मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर, वो अलग से हम नोट में डाल लेते हैं। नोट, मैन्युफैक्चरर या डीलर लेसर आईडीसी को फाइनेंस लीज के केस में कहां डालेगा? बोले, फिर ऑपरेटिंग लीज फिर कभी देख लेंगे। फाइनेंस लीज के केस में कहां डालेगा जी? बोले बोले बोले, पी एंड एल में। किस नाम से? सेलिंग एक्सपेंस के, सेलिंग एक्सपेंस के नाम से। तो इट इज ऑल अबाउट आईडीसी। आज मैंने आईडीसी में पीएचडी कर लिया, घर जाके ये बताना है, आज मैंने आईडीसी में पीएचडी कर लिया। जी पहले एक सेकंड ऊपर देखें, ये वाला सवाल कब किया था? ये वाला सवाल नॉर्मल लेसी का कल किया है, आईडीसी का। इसका हमने कोई सवाल नहीं किया क्योंकि ये भी एक्सपेंसेस में जाती है, इसका कोई सवाल नहीं किया, ये भी एक्सपेंसेस में जाती है। ठीक है, सिंपल पी एंड एल में पहले साल ले जानी है। ये वाली आईडीसी का सवाल कब किया है? आज किया है। और ये संडे की क्लास के अंदर जो है वो सवाल किया था, जिसमें हमने ऑपरेटिंग लीज में आईडीसी को देखा था। जी मोहतरम। जी उसे आपको क्या सिलेबस करो बच्चों, रिलैक्स हो। ओके चलें जी, इट्स ओवर। मैंने नोट्स में कोई क्वेश्चन डाला हुआ था, ये ऑनलाइन क्लासेस में मैं अपलोड नहीं करूंगा इसको, और होमवर्क भी कोई नहीं इसका होगा, कम से कम लीज का कोई होमवर्क नहीं होगा। इट्स ओवर। अच्छा, मैंने कल सबसे ये सुनना है कि लेसी की बैलेंस शीट में क्या आएगा, और लेसी शॉर्ट टर्म लीज लो वैल्यू एसेट की बैलेंस शीट में क्या आएगा, लेसर फाइनेंस लीज की बैलेंस शीट में क्या आएगा, और लेसर ऑपरेटिंग लीज की बैलेंस शीट में क्या आएगा, और मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर की बैलेंस शीट में क्या आएगा। इन सफ़ों पे नजर मारिएगा, इसलिए कोई होमवर्क नहीं आज आपका। ये लीज की समरीज को रिवाइज कर लें, अभी आपकी ग्रिप मजबूत हो जाए। IAS 21 IAS 21 में किताब का निकालें सबसे पहले जी, पेज 381। ये छोटी सी एग्जांपल है, मैंने आपको कहा था छोटी छोटी चीज़ें अब मैं नोट्स में नहीं डालूंगा, तो नोट्स में मैंने डाली भी नहीं, हत्ता कि आप किताब लेने पे मजबूर हो जाएं। तो ये कौन सा पेज है जी?
पेज 381 वी आर गोइंग टू स्टार्ट IAS 21। इस सवाल का जवाब बता दें जी, कैलकुलेटर पकड़ें, इस सवाल का जवाब बता दें। क्या जवाब आया? 480। अच्छा जी, आई हैव $3 I have $3 in my pocket। रियाल है, फ्रेंच भी है। अच्छा, तो आई हैव $3 इन माई पॉकेट। अगर एक बंदा कहते हैं मेरी पॉकेट में $3 हैं और $1 कितने रुपए के? 160 रुपए के। नया पाकिस्तान पुराना? अच्छा, हाउ मैनी पाक रुपीज डू आई हैव? मेरे पास कितने पाक रुपीज हैं? 480। चलें जी, अब आप आज के टॉपिक के नोट्स में आ जाएं। किताब का पेज 757 निकाल लें। इस पे प्लीज किताब यूज करें, बस ऊपर कर दो यार कोई खड़े होके। क्लो से नहीं हो रहा। जी, आज के नोट्स का दूसरा सफा और किताब का पेज 757। कल से बस खत्म नोट्स। अब आप हमारा लेवल देखिएगा कि हम जो है बाहर से चीजें मंगवाएंगे। बशीर मंगाएगा बाहर से चीज। बशीर लिमिटेड हैविंग ईयर एंडेड ऑफ 30 जून। दूसरा सवाल हम करें, पहला क्वेश्चन फिर आप खुद करेंगे अभी बैठ के। बशीर लिमिटेड हैविंग ईयर एंड ऑफ 30 जून बायज गुड्स फ्रॉम एन ओवरसीज सप्लायर। बाहर के सप्लायर से इसने चीज खरीदी। और ये बड़े बेसिक से छोटे छोटे से एग्जांपल्स हैं और वो जो इंट्रो की एंट्रीज रिवाइज होंगी, डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट, कैश डेबिट, डेटर क्रेडिट, बस पाक रुपीज के अंदर हमें चीजें कन्वर्ट करनी पड़ेंगी। तो बड़ा आसान सा स्टैंडर्ड है। बशीर लिमिटेड हैविंग ईयर एंड ऑफ 30 जून बायज गुड्स फ्रॉम एन ओवरसीज सप्लायर ऑन द गुड्स आर प्राइस्ड एट $230। मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान में बैठे हुए थे, आपको एक जैकेट बाहर के मुल्क के अंदर पसंद आ गई, तो बशीर साहब को यहां से एक जैकेट बाहर के मुल्क के अंदर पड़ी हुई पसंद आ गई। बशीर साहब ने सोचा उस जैकेट को पाकिस्तान में अपनी दुकान पे मंगवाता हूं और शायद इसने बेचनी हो, पहननी हो, हमें उससे कंसर्न नहीं। लेकिन बशीर को $230 की चीज बाहर के मुल्क में पसंद आई। पेमेंट इज मेड ऑन। अच्छा, मुझे बताएं, चीज खरीदी साल से पहले या साल के बाद? नहीं, खरीदी साल से पहले और बेची साल के बाद। तो खरीदी हमने चीज यकम मई 2008 को। मई जून 2 महीने बाद साल खत्म हो गया और फिर अगले साल जाके, अकाउंटिंग ईयर की बात कर रहा हूं, फिर अगले साल जाके हमने कितनी पेमेंट कर दी? 31 जुलाई। वैसे तो 3 महीने के अंदर अंदर हमने पेमेंट कर दी है, मई जून जुलाई, लेकिन हमारे अकाउंटिंग ईयर की बात कर रहा हूं ना। तो बताएं, हमारा जब अकाउंटिंग ईयर का एंड हुआ होगा तो क्या मैंने पेमेंट कर दी होगी या अभी तक पैसे पेएबल होंगे? और पेमेंट कब हुई मेरी अकाउंटिंग? अगले साल जाके। द प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट, बता दें किन फिगर्स के एक्सचेंज रेट दिए होंगे, किन किन डेट्स के? जिस दिन खरीदी उस दिन का एक्सचेंज रेट गिवन होगा, जिस दिन ईयर एंड हुआ उस दिन का एक्सचेंज रेट गिवन होगा, और जिस दिन मैंने पेमेंट की। अभी मैंने खरीदी है, आगे नहीं बेची, प्लीज जज्बाती नहीं होना। मैंने खरीदी है और पेमेंट किया। अंडरलाइन बाय गुड, पेमेंट इज मेड। चलें जी, बाय गुड्स की जनरल एंट्री इंट्रो में बता दें। इंट्रो वाले बच्चे को बुलाएं, इन्वेंट्री डेबिट कर लें। इन्वेंट्री डेबिट या परचेज डेबिट। इन्वेंट्री डेबिट कैश तो नहीं ना, जज्बाती ना होना। इन्वेंट्री डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट। पेमेंट की एंट्री बता दें। चलें जी, ये दोनों एंट्रीज नोट करें व्हाइट बोर्ड पे, फिर करना शुरू करते हैं एंट्रीज। यहां पे नोट कर लेना हिंट के लिए। जी बताइए जी, यकम मई 2008 को चीजें खरीदने की एंट्री। छोड़ें यार, व्हाइट बोर्ड पे क्या करनी।
जी यकम मई 2008 एंट्री बताएं जी। इन्वेंट्री डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट। बताएं जी 230 से एंट्री करूं या पाक रुपीस से एंट्री करूं? पाक रुपीस से एंट्री करूं तो इधर क्या लिखूं? $230। $230 की मैंने खरीदी है तो मेरे ख्याल से 50-60 रुपए देने होंगे। $230 की खरीदी है तो मेरे ख्याल से फिर पाकिस्तान में 50-60 रुपए पाकिस्तान में। $230 की खरीदी है तो $1 कितने पाक रुपीस के है? 125 का। बताएं जी 2875। ये ऐसा टॉपिक था कि आई कैप सोच रहा है कि इसको इंट्रो में डाल दिया जाए। 28750। तो मोहतरम $230 वाली जैकेट असल में 28,000 की है, वो जैकेट है पूरा। चलें जी। अच्छा यार आपका क्या मशवरा है? सोच के बताना है। भाई 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 क्रेडिटर इस वक्त हमारी किताबों में किस प्राइस पे आ रहे हैं? आपसे एक सजेशन मांग रहा हूं कि क्रेडिटर्स को 30 जून जब मेरा ईयर एंड आ रहा है तो क्रेडिटर्स को मैं 125 पे ही पड़ा रहने दूं या मैं अपने यूजर्स को बताऊं कि मैंने क्रेडिटर्स को 125 के एतबार से पैसे नहीं पे करने, डॉलर महंगा हो गया। जरा सोच के बताएं, सोच के बताएं। अच्छा मुझे एक चीज बता दें, जब तक आप डॉलर में पेमेंट नहीं कर देंगे तब तक करेंसी का रिस्क आपके दिल में रहेगा या नहीं रहेगा? एक तो है ना बाहर से चीज आपने खरीदी पैसे दे के, डॉलर दे के, फिर तो कोई टेंशन नहीं, डॉलर महंगा हो सस्ता हो बिला से। लेकिन अगर बाहर से उधार में चीज खरीद लें और अब मेरा आ जाए ईयर एंड, तो ईयर एंड पे मुझे बताएं मेरे दिल में डर होगा कि पता नहीं डॉलर का क्या बना। ठीक है, अब आप मुझे जरा कोई मशवरा दे दें कि मेरे क्रेडिटर को मैंने 125 के एतबार से पैसे देने हैं, मैं 30 जून को खड़ा हूं। ये ना कहिएगा सर मुझे तो ये रेट भी सवाल में नजर आ रहा है। ये रेट कैसे सवाल में नजर आ रहा है? मैं 30 जून को खड़ा होकर बैलेंस शीट बना रहा हूं प्लीज भाई। तो मैं 30 जून को खड़ा होकर जब बैलेंस शीट बना रहा हूं तो मुझे बताएं मैंने इस क्रेडिटर को 125 के एतबार से पैसे देने, 134 के एतबार से पैसे, 134 के एतबार से पैसे देने हैं। अब आप हजरात एक कैलकुलेशन किया करेंगे, वो कैलकुलेशन क्या होगी? हिम्मत कराएं, हिम्मत कराएं। डॉलर को लिख के 230 का मल्टीप्लाई, हिम्मत मल्टीप्लाई किससे? रुपीज 130, क्या आ गया? 30। सोचा था 28,000 देने हैं, राउंड करके बोल रहा हूं थोड़ा सा। सोचा था 28,750 देने हैं, लेकिन अब हकीकत क्या है? डॉलर महंगा हो गया है तो 30,820 देने हैं। वर्सेस इसका कंपैरिजन किससे करूं? जो लाइबिलिटी ऑलरेडी बुक हो चुकी हुई है। मुझे बता दें फिलहाल लाइबिलिटी अब कितनी बन चुकी है, लेकिन ऑलरेडी बुक कितनी है? 28,750। तो 28,750 पे लाइबिलिटी जो है, अब आप हजरात ने सोच के बताना है इस फिगर को इस फिगर से कंपेयर करके कि लाइबिलिटी मैं बढ़ाऊं या कम करूं। लाइबिलिटी क्या करूं? मेरी लाइबिलिटी रिकॉर्ड किस पे हुई है और लानी किस पे है? तो ऐसे एरो खींच लें, नहीं ऐसे एरो खींच लें। लाइबिलिटी को बढ़ाना है, ये पेपर में याद रखिएगा, ये सोच लीजिएगा लाइबिलिटी है कहां पे और उसको लेके कहां पे जाने। क्लियर हो गया? चलें जी एंट्री सोचें। क्रेडिटर बढ़ गए, क्रेडिटर क्रेडिट क्रेडिटर क्रेडिट, कितना कितना डिफरेंस आ रहा है? 20। डेबिट क्या करूं? नहीं यार इन्वेंट्री की प्राइस नहीं दोबारा बढ़ा सकते। इन्वेंट्री को ना एक दफा रिकॉर्ड कर दिया, बस इसको छोड़ दें। इन्वेंट्री का क्या कसूर है यार? जैकेट का क्या कसूर है? वो तो हमारे क्रेडिटर को हमने पेमेंट नहीं की जिसकी वजह से मसला आ रहा है। इन्वेंट्री की प्राइस पे तो फर्क नहीं जाएगा इस पे। एक्सपेंस में डाल दें, बस एक्सपेंस में डाल दें। एक्सचेंज लॉस ब्रैकेट में P&L में चला जाएगा। कितना जी? 20। एंट्री की डेट जरा सोच के बताएं। 30 जून 2008। मेरा साल तो खत्म हो गया, अब एक अगले साल की एंट्री में आपको करा दूं। हमारा साल खत्म हो गया। अच्छा जी, तो यार शॉर्टकट तो कई होते हैं, 134 125 का डिफरेंस लेके कर लो, जो मर्जी कर लो, लेकिन टीचर एक ऐसी चीज कराता है कि आने वाले दिनों में अगर सिनेरियोस चेंज भी होना तो उनको टैकल करना जरा आसान हो जाए। तो इसलिए इसी पैटर्न पे रहें जरा, ज्यादा बेहतर है। कमाल हो जाएगी।
अगर आप तीसरी एंट्री कर दें, उसमें मेरा मशवरा है कि कैश क्रेडिट पहले कर दें, बाकी इंशाल्लाह हैंडल हो जाएगा आपसे। बस जो भी करना है वो करने छोड़ें, कैश क्रेडिट की फिगर पहले निकाल लें, बाकी इंशाल्लाह हो जाएगी आपसे। ट्राई करें तीसरी एंट्री, वो भी है गुड। अच्छा, वैसे जब आप पेमेंट करने गए हैं उस बंदे को, तो अब इस वक्त डॉलर कितने का हो गया है? 131 का। डॉलर सस्ता हो गया है। जी हजरात, अगली एंट्री बताएं किस तारीख को बनेगी? 31 जुलाई 2008। जैसे मैंने ऑपरेटिंग लीज में आपको बताया था ना, कैश की एंट्री पहले कर दिया करें, ऐसी मेरी सजेशन है यहाँ कैश की एंट्री जब पेमेंट हो रही हो तो पहले कर दिया करें, इससे काम संभालना आसान हो जाएगा। कैश, लेकिन इधर ब्रैकेट यूज करूंगा, नीचे नहीं, कैश जहां सामने ब्रैकेट यूज करूंगा। कितने डॉलर भेजने हैं जी? 230 इंटू रुपीज 131 जी 30। बताएं जी, आज आके हमने अपने क्रेडिटर को पेमेंट कितनी की? 30,000 की। क्या आप मुझे बता सकते हैं क्रेडिटर बुक कितने पे हुआ था? हाँ, कुछ लोग 30,820 बोल रहे हैं, मुझे उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जल्दी जल्दी ये लोग शॉर्टकट्स की तरफ जा रहे हैं, अच्छी बात है, कोई मसला नहीं, लेकिन मैं इस बार शॉर्टकट्स की तरफ नहीं जा रहा, मैं मैनुअली चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ। ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं है, मैनुअल गाड़ी है। बता दें जी, क्रेडिटर मेरा इस वक्त कितने पे खड़ा है? 2000, ये मैं भी कह रहा हूँ, ये चुका हुआ था। 28,750 जमा 2070 में मेरा क्रेडिटर खड़ा है, उसको डेबिट करना है। तो बता दें क्रेडिटर को किताबों से निकालना पड़ेगा, और ये मसला तो हमेशा आया करेगा ना, क्रेडिटर किसी और चीज पे क्रिएट हुआ करेगा, पेमेंट किसी और रेट पे होगी डॉलर की। तो बताएं जी, क्रेडिटर क्रिएट कितने से हुआ था? क्रिएट ग्रो कितने से हो गया था? बातें सुना करें, क्रिएट कितने से हुआ था? ग्रो कितने से हुआ? खड़ा कितने पे है? 30। अच्छा, अब ना एक तो रटा है कि डेबिट साइड पे आ रहा है तो लॉस है, क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो गेन है, एक तो रटा है। लॉजिक समझे, अगर आप 30,820 वाले को 30,130 दे आए तो 30,820 वाले को सिर्फ कितने दे आए? 30,100। तो बताएं, खुशी वाली बात है। आप बता दें जी क्या लिखूं यहां? वैसे भी बैलेंसिंग क्रेडिट साइड पे ही आ रहा है ना, एक्सचेंज गेन। यहां ना वर्सेस की कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है, यहां नीचे नहीं करनी पड़ती। अंदर की बात, यहां नीचे नहीं करनी पड़ती, वर्सेस वाली कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है। जनरल एंट्रीज ही ऐसे चल रही होती हैं। इसको ना P&L में लेके जाना है। 690 जी मोहतरम। डेरिवेटिव्स नहीं वो दो। अच्छा नहीं कोई नहीं यार, उसने सवाल पूछे तो पूछने तो मुझसे। बनाएं जी 30/9/2008 की प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। 30/9/2008 हमारा साल, और फिर अगला साल 30/9/2009। P&L 8 में क्या आ रहा है? एक्सचेंज लॉस कितना? 20। और 9 में क्या आ रहा है? एक्सचेंज गेन कितना? 690। बैलेंस शीट क्रेडिटर, बैलेंस शीट में क्रेडिटर। चलें जी, ये मैं आपको 15 सेकंड दे रहा हूं, बैलेंस शीट में क्रेडिटर आप खुद निकाल लें। हाँ, इन्वेंट्री भी आएगी, वो मैं शो कर देता हूँ, ठीक है। इन्वेंट्री में ना सब मैं बहस नहीं करना चाह रहा, पता नहीं अगले साल बिक गई हो, क्या स्टोरी हो, तो फिलहाल जो मेरी काम की चीज़ है उस पर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। इन्वेंट्री आएगी, सही कह रहे हो आप। कैश नहीं आएगा यार, कैश पता है क्यों नहीं आएगा? कैश में तो कैश आ भी रहा होता है, जा भी रहा होता है, बिजनेस में इतना ज्यादा कैश का कैरिड ऑन आता है इधर, तो कैश अकाउंट तो जरूरत नहीं। लीज में नहीं होता था, लीज में कैश भी होता था, लेकिन हम बैलेंस शीट में कैश शो नहीं करते थे। कैश नहीं बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स में जाता, अनलेस की पूरी बैलेंस शीट बनानी हो। हाँ, इन्वेंट्री जाए। बताएं यार, क्रेडिटर पहले साल के एंड पे कितना है? एक्सेलेंट, 30,820। ग्रो हुआ था, क्रिएट हुआ था इतने से, ग्रो हुआ इतने से, टोटल किस पे चला गया?
और अगले साल तो क्रेडिटर किताबों में होगा ही नहीं, क्योंकि 30 जून 2009 के साल में उसको हमने क्या कर दी है, पेमेंट कर दिया। क्लियर? 30,820 नहीं समझ आ रहा या जीरो? ये दोनों। अच्छा जी, P&L में जी हमें नुकसान कितना हुआ 2008 में? और ये तो आपने टेक्स्ट भी पढ़ा हुआ है, आपको तो बल्कि मैं जानता भी हूं। 31 जुलाई 2008, ये तो 2009 का साल शुरू हो चुका है, 1 जुलाई 8 से, तो 30 जून 2009 के साल में गेन आ गया 690। और जी मोहतरम, इन्वेंट्री तो सुन नहीं रहा था। इन्वेंट्री के ऊपर अगली बहस फिर ये शुरू हो जानी है कि इन्वेंट्री अगले साल पड़ी हुई है या बिक गई है, तो फिर अगले साल आप क्या करेंगे। तो वो सवाल साइलेंट है इस बारे में, फिलहाल मैं सिर्फ रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स बना के दे रहा हूँ आपको। वरना इन्वेंट्री आप पहले साल शो करनी है कर दो, लेकिन मुझे नहीं पता इन्वेंट्री उसके पास पड़ी हुई है या बिक गई है। लेकिन क्रेडिटर के बारे में मुझे पता है कि इस साल के एंड पे पड़ा हुआ है और अगले साल इसको मैंने क्या करना है, पे करना है। भाई आपको समझ आ गया बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स? ओके, अब आप 60 सेकेंड्स लें और क्वेश्चन 1 की जर्नल एंट्रीज कर दें। 60 सेकंड से ज्यादा ना लीजिएगा, क्वेश्चन 1 की जर्नल एंट्रीज कर दें। डन, हाथ खड़ा कर दें। ठीक है जी, 6-7 लोगों ने कर लिया, बाकी जल्दी कर लें। ओ भाई, इसमें ईयर एंड नहीं आ रहा बीच में, इसमें बीच में ईयर एंड नहीं आ रहा, तो इसमें से 2 एंट्रीज होंगी। हमारे साल ही चीजें खरीदी हैं, हमारे साल ही पेमेंट हो गई है। चलें जी, क्वेश्चन 1। यकम जी मोहतरम, मैं करता हूँ। हाँ यार, लेकिन अभी शॉर्टकट्स की तरफ ना जाओ, कुछ आने वाले दिनों में इश्यूज आएंगे, फिर वो हैंडल नहीं होंगे आपसे। तरतीब से चलो, जिस तरह से मैं चला रहा हूँ। यकम अप्रैल 2008, जल्दी जल्दी जी। इन्वेंट्री डेबिट, अब कितने डॉलर की जैकेट हमें पसंद आई? लेवल बढ़ गया हमारा, $540 वाली। और डॉलर कितने का है? 100 डॉलर ही है जी। 540 अरब 112 60। ओ लेवल जैकेट जो 60,000 की होगी तो अच्छा जी, 60480, तो कब्र में सुकून होगा। अस्तगफिरुल्लाह। 31 मई 2008। हाँ जी बोलें जी, 31 मई 2008। भाई अब वो वर्सेस वाली कैलकुलेशन नहीं करनी। क्यों नहीं करनी वर्सेस वाली कैलकुलेशन? क्योंकि ईयर एंड है 31 दिसंबर, हमारे साल में ही चीजें खरीदी और हमारे साल में ही पेमेंट हो गई, तो बस अब पेमेंट की एंट्री करनी है। अच्छा, पेमेंट की एंट्री में क्या मशवरा है? कैश पहले रिकॉर्ड करें। कितने डॉलर? 66420। ये 66420 भी सुन लें क्या होते हैं भाईजान। असल में जब आएगी ना पेमेंट की डेट, तो आपकी जेब में पैसे होंगे। आपकी जेब में क्या होंगे? आपकी जेब में पैसे होंगे, पाकिस्तानी रुपीज होंगे। जब पेमेंट की बारी आएगी, आपकी जेब में क्या होंगे? पाकिस्तानी रुपीज होंगे। आप बाजार जाएंगे, बाजार जाके आप कितने डॉलर खरीदेंगे? 540। तो आपको जेब से कितने देने पड़ेंगे दुकानदार को? 66,420। जब आप दुकानदार को 66,420 देंगे तो आपको कितने डॉलर दे देगा? आप $500 लिफाफे में बंद करके बाहर के मुल्क डिस्पैच करा देंगे। तो आपको $540 चाहिए थे। इसके लिए आप बताएं आपकी जेब से कितने पैसे जाएंगे? मोहतरम, आपने यही एंट्री की थी कैश के आगे। ओके, अब बता दें जी कितनी पेमेंट हुई? 66,000। लेकिन क्रेडिटर कितने पे खड़ा है?
जी क्रेडिटर बोलें। अब वैसे तो डेबिट क्रेडिट से भी पता चल रहा है कि हमें लॉस आ रहा है, लेकिन वैसे भी देखें 60,000 वाले को अगर 66,000 दे दें तो ये हमारी जान लेने के बराबर है। एक्सचेंज 5940 क्लियर, ऊपर 60480 है। आपको शायद हमारा हमने जैसा पहले एडमिट किया था हम दूसरा कर तो वो मतलब एक्सचेंज और ज्यादा रिकॉर्ड करने हैं, ठीक है। वो कैसे अलग रिकॉर्ड करें? वो तो तब रिकॉर्ड, वे तू किधर गया है? नहीं क्यों हुआ है भाई? मैंने तो किया नहीं उसको, इससे ज्यादा कंट्रोल जेड नहीं हो रहा, या किस्मत या नसीब। वीडियो रिवाइंड। अच्छा रात वो पहले वाली एंट्री मोहतरम नहीं अलग से कर सकते, वो एंट्री तब करते थे जब बीच में क्या आ जाए, ईयर एंड। इसलिए 3 रेट गिवन थे ना, तो ये बीच में ईयर एंड आया ही नहीं। हमारे साल ही परचेज हुई और हमारे साल ही पेमेंट होगी, वो तीसरी एंट्री बीच में कहां से करोगे? समझ आ गई बात? इसकी अलग एंट्री करते हैं, जैसे क्रेडिटर जैसे मैंने यूज की थी एक्सचेंज लॉस डेबिट और क्रेडिट सब 5940 सब कर दिया। कर सकते हो, लेकिन ये एक पैटर्न चल रहा है, उसी पे चलो। इससे पहले वाली एंट्रीज की हैं। अच्छा जी जल्दी से कहते हैं जी क्वेश्चन 4 पे छुट्टी। डेटर की एंट्रीज कर दें, डेटर की एंट्रीज कर दें। एंड ऑफ द डेट डेटर डेबिट सेल क्रेडिट पहली एंट्री करें। क्वेश्चन 4 5 अभी मैं नोट से मिटा दूंगा, ये कल करेंगे, अपलोड नहीं करूंगा मैं 5। आज का होमवर्क सिर्फ लीज की समरी रिवाइज करना है, और अगर कल वाला डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर एंड वाला सवाल आपका रहता है तो वो जरूर कर लीजिएगा। प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 12 था मेरे ख्याल से। दो मिनट से ज्यादा ना लें। जी मोहतरम हाथ खड़ा करें, एंट्रीज हो गई तो। ग्लासेस वाले भाई आपने कर ली? नहीं की? कर ही नहीं रहे क्या? इधर उधर देख रहे हो? एक वर्सेस वाली एंट्री भी करनी पड़ेगी दरमियान में। जी 15 दिसंबर 12 दिसंबर 11। हबीब सोल्ड गुड्स टू ओवरसीज कस्टमर 935 यूके पाउंड्स। ओके एंट्री बताएं जी। डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। अच्छा भाई बताएं कितने पाउंड की चीज हमने बेची? 935 पाउंड। इसको कैसे लिखते हैं? 935 पाउंड। एक पाउंड कितने का है? 180 का। जी 168300 आगे चलें जी। यार ईयर एंड आ गया बीच में हमारा, क्योंकि ईयर एंड हमारे 31 दिसंबर 11 है, पेमेंट अगले साल हो रही है।
पेमेंट नहीं बल्कि रिसीट। अब हम डेटर से पैसे लेने हैं ना। बताएं जी 31 दिसंबर 11 को। अच्छा अब मुझे ये बता दें कि डेटर से इंशाल्लाह मुझे उसी एतबार से पैसे आएंगे जो सोचा था, या पाउंड का रेट बदल गया है? पाउंड का रेट बदल गया है। अब एक कैलकुलेशन यार नीचे करनी है आपने यहां पे। उसमें आपने क्या करना है, जैसे पहले की थी मैंने, 935 ज़रब 170 जी 1595। ये पैसे आ गए हैं या आने हैं? अच्छा अब मुझे बता दें कितने पैसे आने हैं, लेकिन सोचा क्या था कितने आने हैं? 168,300। अब आप मुझे बता दें मैंने 158,950 पे लाना है अपने डेटर को। डेटर मेरा खड़ा कितने पे है? एरो खींचें। जिस डेटर से मुझे अब जाने नहीं है, अब आने हैं, जिस डेटर से मुझे 168 आने थे, अब मेरा ख्याल है उससे सिर्फ मैं तो गम से, अच्छा नहीं मारना नहीं। अच्छा जी एक्सचेंज लॉस डेबिट, और डेटर कम हो रहा है। डेटर कम होना क्या होता है? क्रेडिट। एक्सचेंज लॉस डेबिट कितने से? 9350। ओके, और यार इन द एंड पैसे आए कितने? 184। अब बता दें जी डेटर से पैसे आने की एंट्री, अगर किसी को याद हो, 15 जून 12 कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। पहले किसे रिकॉर्ड करूं? कैश को। 935 इंटू, ये पैसे मुझे बाहर के मुल्क से आएंगे, कितने हो गए? 2040। लेकिन मेरा डेटर कितने पे खड़ा है? भाई आप जरा गौर से फोकस करें, डेटर कितने पे खड़ा है? डेटर क्रिएट कितने पे किया था? डेटर रिवर्स कितने से हुआ? 16800 माइनस, क्या जवाब आ गया? 195। मुझे बता दें क्या ये 158950 वो यही वाला नहीं है? अब मुझे बता दें गेन आ रहे लॉस आ रहे? 158 वाला डेटर कितने दे गया? ओए 158 वाला कितने दे गया? एक्सचेंज गेन 090। ठीक है जी, लीज की समरीज आपका होमवर्क है। कल इसी को इंशाल्लाह रिवाइज करेंगे इस एंट्री को दोबारा।